शुरू करें गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं भाई। चल तो रहा है भाई दीपक। पूछा जाता है ये हमारे इसमें लिखा हुआ सिलेबस पढ़ा है कभी खुद से? वही कराया जा रहा है जो काम का है। कोशिश करो कभी पढ़ने की सिलेबस, अच्छा लगेगा। देखो एक बार, चलिए। हम्म दिख रहे हैं आरजू कमेंट्स। थैंक यू देव की। एक मिनट रुको यार, मैं अभी आपके कमेंट ही ले रही हूँ। चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अब। सब होगा भाई, सब होगा। हम्म। मानवी वो देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या बना रहे हैं सवाल। बाकी मैं फिर भी एक बार अपडेट कराने को बोल दूंगी। अगर लगेगा कि कुछ भी ज़रूरत है तो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। सीसीई यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये असेसमेंट के नाम से टॉपिक है आपका, उसके अंदर ही आता है। ज़्यादातर जगहों पे आकलन जो है पूछा ही जाता है, एक नंबर में कम से कम भी क्वेश्चन, और कई बार एक से ज़्यादा नंबर में भी पूछा जाता है। तो सिर्फ असेसमेंट भी अगर कहीं पे लिखा हुआ है जिसका मतलब आकलन होता है, जो मूल्यांकन का सिर्फ एक पार्ट है ना। एक वर्ड है असेसमेंट, आकलन, और एक बिगर वर्ड है जिसको हम इवेल्युएशन कहते हैं, प्रोसेस है बेसिकली, मूल्यांकन। तो असेसमेंट क्या है, जैसे ग्रोथ का पार्ट होता है डेवलपमेंट, वैसे ही असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं, तो मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है आपका मूल्यांकन। असेसमेंट है आकलन। असेसमेंट पार्ट है किसका? मूल्यांकन का। क्लियर है? हम्म वो हो जाएगा, रिफ्रेश करके देख लेना एक बार, मैं टीम को बोल भी दूंगी। तो असेसमेंट आकलन की प्रक्रिया है, यानी आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपको जांचना भी होता है बीच बीच में भी, लास्ट में भी, है ना, कि बच्चे को समझ में आया कितना है। ठीक है, कि बच्चे को समझ में आया कितना है, ये भी आपको जांचना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीबीएसई ने, जो आपका सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सीबीएसई ने 2009 के आसपास ये एक सिस्टम लेकर के आए, आकलन का, मूल्यांकन का, इवैल्यूएशन का, जिसको सीसीई कहा गया, है ना। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा गया। कॉन्टिन्यूस से मतलब है यहाँ सतत, यानी जो चीज ऑनगोइंग हो, जो लगातार चल रही हो, तो आकलन को ऑनगोइंग बनाया जाए। ऐसा ना हो कि पेपर साल के एंड में ही होता है, उससे पहले जितना भी पढ़ लिया है बच्चे ने बस वो पढ़ता ही रहता है, जैसे पहले हुआ करता था कि सीधा बोर्ड्स के जो एग्जाम है वो साल के अंत में होंगे, साल भर बस पढ़ाई 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 चल रही है। कौन तो बीच में आकलन ही नहीं कर रहे हैं, बीच में टेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो वो होना भी जरूरी है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव से तात्पर्य इनका यहाँ किससे है? व्यापक से है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की हम बात यहाँ कर सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक, तो सतत का मतलब यानी कॉन्टिन्यूस, ऑनगोइंग है प्रोसेस, चल रही है जो प्रोसेस, उसको हम सतत कह रहे हैं। व्यापक बोले तो कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ ऑल राउंड से है, यानी इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं से है। यानी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, बाकी चीजों में डिसिप्लिन, इन सब में कैसा है बच्चा। ठीक है, मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से मतलब एक बड़ी प्रक्रिया। तो जो मूल्यांकन है वो साल भर हो और बच्चे के सभी पहलुओं का हो। यानी मूल्यांकन ऐसा ना हो कि जो आपका सिर्फ किसकी बात करें, कि साल के एंड में ही होगा। तो अगर एंड में ही होगा मूल्यांकन, तो फिर साल भर क्या सीखा बच्चे ने वो समझ नहीं पाएगा, और डर हो जाता है कि भय है, बोर्ड्स आ रहे हैं, इस बात का खौफ है कि नंबर तो सिर्फ बोर्ड्स के ही लगेंगे, है ना।
तो अगर हम देखें तो होलिस्टिक भी कह सकते हो बिल्कुल आप इसको, ऑल एस्पेक्ट्स को, यानी सभी पहलुओं को। व्यापक से मतलब है बच्चे के सभी पहलू, यानी बच्चे का सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट या कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो कि हम जनरली यूज करते हैं या आकलन करते हैं, किसका? कॉग्निटिव एस्पेक्ट का। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में क्या होता है कि बच्चे का जो है आपका दिमाग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, यानी याद रखने से संबंधित सिलेबस से रिलेटेड चीजें सिर्फ पेपर में आती हैं। तो सिर्फ वही ना हो, यानी सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट कोई नहीं, बच्चे का फिजिकल एस्पेक्ट, यानी वो स्पोर्ट्स में कैसा है, सोशल एस्पेक्ट, कम्युनिटी फॉर्म करने में, कोऑपरेशन में, ग्रुप वर्क में कैसा है ना, इमोशनल एस्पेक्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई और अच्छा टैलेंट हो सकता है बच्चे के अंदर। तो आप सभी पहलुओं को जांच रहे हैं। तो आप देखते हैं आजकल जो रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं उसमें दिखता है डिसिप्लिन में कैसा है, आर्ट एजुकेशन में कैसा है, जो आपका जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस में कैसा है ना, तो वो सब आपका दिखता है उसमें। तो व्यापक होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं का आकलन हो, सभी पहलुओं का आकलन हो। इतनी बात क्लियर है? ऑल एस्पेक्ट्स, होलिस्टिक भी आप कह सकते हो, यानी सर्वांगीण। हमको क्या चाहिए? सर्वांगीण, सतत भी और सर्वांगीण भी। होलिस्टिक आकलन की बात करें आप, सर्वांगीण की बात करें, सभी पहलुओं में, यानी बच्चे का दिल, दिमाग, शरीर सब इंक्लूडेड हो। सिंपल सी बात यही है, सर्वांगीण एस्पेक्ट की बात आपकी होनी चाहिए। ये बात क्लियर है या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो रही है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलें बढ़े आगे। देखिए, हम्म, तो होलिस्टिक यानी सर्वांगीण। तो बच्चे का एक तो सतत ऑनगोइंग, साल भर में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आप आकलन करते रहो। कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहे हैं, कभी क्विज टेस्ट हो रहे हैं, कभी टर्म टेस्ट हो रहे हैं, है ना, कभी क्लास टेस्ट हो जा रहा है, कभी कोई एक्टिविटी करा ले रहे हैं, कभी आप बच्चे को ले जा रहे हैं किसी ट्रिप पे, वहां भी बच्चे को आप 360 डिग्री असेसमेंट मान लीजिए आप एक तरह का, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 360 डिग्री आकलन कह रही है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हम पहले कहते थे। जिसमें होलिस्टिक में क्या आता है? होलिस्टिक में आता है आपका स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। होलिस्टिक एस्पेक्ट की जब आप बात कर रहे हैं, यानी सर्वांगीण की जब आप बात कर रहे हैं, सर्वांगीण की जब आप बात कर रहे हैं, तो स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। ठीक है, तो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका शैक्षिक पक्ष बोलते हैं स्कोलास्टिक को हम, और को स्कोलास्टिक को हम सह शैक्षिक बोलते हैं, सह शैक्षिक। ठीक है, तो स्कोलास्टिक में आपका जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जिनको हम करिकुलर बोलते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, को करिकुलर या को स्कोलास्टिक में आ जाता है आपका बाकी सारे एस्पेक्ट्स, यानी आपका स्पोर्ट्स, आपका म्यूजिक, आपका ड्राइंग, आपका पेंटिंग, ये सब निकलवा देंगे, ममता डलवा देंगे, वो भी डोंट वरी। तो सह शैक्षिक या को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हम कह देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ चलने वाली, क्लियर बात है, जिसको आज की डेट में हम 360 डिग्री आकलन कह रहे हैं, यानी बच्चे का स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक, हर एक एस्पेक्ट में आप क्या करें? आकलन करें। स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक, हर एक एस्पेक्ट में आप बच्चे का आकलन करिए। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से बनता है सीसीई। सीसीई कह रहा है साफ साफ कि भाई सिर्फ ऐसा भी मत करो कि साल के एंड में ही आप पेपर ले रहे हो तो बच्चे के अंदर भय ही बैठ जाए जब एग्जाम आए और वो रटने पे फोकस करने लगे। तो आप तो आकलन को क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी रखो, यानी सतत भी रखो, ऑनगोइंग भी रखो, साल भर समय समय पे अलग अलग तरीके से आकलन करते रहो, बच्चे को जांचते रहो, टेस्ट करते रहो, कॉम्प्रिहेंसिव हर एक पहलू में टेस्ट करो, सिर्फ लिख के ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट्स का ही नहीं, उसकी बाकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स का भी मूल्यांकन करते रहो, इवेल्युएट उसको करते रहो। इतनी बात क्लियर है?
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम इसको हिंदी में कहते हैं। बाकी एक्टिविटीज को स्कोलास्टिक में आ गई, और स्कोलास्टिक में आपका जो है शैक्षिक पक्ष आ गया, जिसमें किताब जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनको हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की चर्चा हमने कर ली, सीबीएसई ने इसको लागू किया। अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है उसको समझते हैं। असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यानी आप क्या कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। क्या कैसे कलेक्ट करोगे, बच्चे ने मान लो टेस्ट दिया, कोई क्लास टेस्ट है, उसकी कोई एक्टिविटी का रिजल्ट आया, वो क्लास में कैसे जवाब देता है, कैसे डाउट्स पूछता है, कैसे खुद को कंडक्ट करता है, डिसिप्लिन में कितना रहता है, ये सब चीजों का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। वो देख लेंगे ना, जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन मुश्किल ही करें। तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग। अब ये जो डेटा जो है आपने कलेक्ट किया पहले तो, फिर इसको रिव्यू किया कि भाई ये क्या क्या है, बच्चे के बारे में क्या क्या बता रहा है। एंड यूजिंग डेटा, अब इस डेटा को आपको यूज करना है बच्चे की परफॉर्मेंस को बेहतर कराने के लिए, उसकी लर्निंग प्रोसेस को, उसकी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर कराने के लिए। जैसे हर मंडे टेस्ट होता था आपके स्कूल में, गुंजन बता रही हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती थी स्कूल में, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग एक्टिविटीज भी होती थी। आपका बच्चा डिसिप्लिन में कैसा है, सही व्यवहार में कैसा है, ये सब चीजें आपकी आती थी। तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द डे जो पर्पज है लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव कराने का, ये वही है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखता जैसे है बच्चा, वो बेहतर हो। ठीक है ना, करा देंगे नीरज, कोशिश करेंगे पूरी। तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट एंड इन द लर्निंग प्रोसेस। तो आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सूचना एकत्र करने, समीक्षा करने उसकी, और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। कि आपने सूचना को, डेटा इकट्ठा किया, अलग अलग बच्चे के बारे में आपको पता है, इसका इंटरेस्ट इसमें, ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेगा, अच्छा स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, आपको पता है ये 4 बच्चे हैं, ये अच्छा करते हैं, आपके पास डेटा है, इनका इंटरेस्ट इस तरफ है। तो आपने डेटा पहले इकट्ठा किया है, उनको के दौरान, पढ़ाते समय आपने समय समय पे पता किया कि कौन से बच्चे की क्या क्षमताएं हैं, है ना। तो ताकि, एक तो इसलिए कि उनकी लर्निंग को इंप्रूव कराया जा सके, किसी को ओलंपियाड में भेजना है, किसी को कोई और स्कूल में मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है स्पोर्ट्स डे का, तो आपको पता होता है कि किस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए तो वो अच्छा कर सकता है, आपके पास डेटा होगा। कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे रीजन क्या है, बच्चों में भेदभाव करना नहीं है, लेबल करना नहीं है, बच्चे को नीचा दिखाना नहीं है। जो बच्चा जो सीख सकता है उसकी लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव कराना है किसी भी तरीके से। आई अंडरस्टैंड दीपिका। तो आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सूचना एकत्र करना, समीक्षा करना और उपयोग करने की एक प्रक्रिया जो है, यानी डेटा कलेक्ट करना, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। व्हाट इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आकलन में क्या है, आपने डेटा कलेक्ट किया बच्चे के बारे में, उसको रिव्यू किया, देखा, तो कलेक्शन हुआ डेटा का, जो भी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन है उसका, उसको रिव्यू किया गया, और फिर आप उसको देखेंगे कि कैसे आप यूज करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, ताकि लर्निंग की जो प्रक्रिया है उस डेटा को यूज करेंगे, जो अधिगम प्रक्रिया है वो बेहतर हो सके। अब मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या अंतर है, असेसमेंट में क्या अंतर है। देखिए, मापन हम सिंपल है, मेजरमेंट का मतलब है मापन। आप अपनी हाइट माप रहे हैं, किसी चीज की लंबाई माप रहे हैं, यानी आप मेजरिंग यूनिट्स का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं। वैसा ही है ये कि आपने मार्क्स टेस्ट दिए और आपने देखा इतने नंबर आए, इतने परसेंटेज आए, जहां पे भी नंबर्स का यूज करके डेटा को कलेक्ट किया जा रहा होगा, वो मेजरमेंट में आएगा। कि मेजरिंग यूनिट्स का, कि सेंटीमीटर में आप हाइट को माप सकते हो, केजी में वेट को माप सकते हो, यानी मेजरिंग यूनिट्स का, नंबर्स का इस्तेमाल करके जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो मेजरमेंट कहलाता है। असेसमेंट में जरूरी नहीं हमेशा नंबर्स ही हो सकता है क्वालिटेटिव डेटा हो, जो अंडरस्टैंडिंग बताए आपको बच्चे के बारे में, नंबर ना बताए कि बच्चे की समझ बहुत बेहतर है, बच्चा इमोशनली बड़ा अच्छा है, तो उसमें जरूरी नहीं मेजरमेंट ही होगा, उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। बात सही संदीप। इवैल्यूएशन में सब कुछ ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये मेजरमेंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, मेजरमेंट, असेसमेंट, ठीक है, ये सब जो है आपका इवैल्यूएशन में ही आता है। किसमें आता है, मूल्यांकन में ही आता है। इतनी बात क्लियर है। बढ़िया है आरजू, बुरे नहीं है भाई। निशा अच्छी है, ज्योति। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा।
तो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं, तो मूल्यांकन आपका इवैल्यूएशन इंक्लूड करता है अपने अंदर मेजरमेंट यानी मापन को, जहां मेजरिंग यूनिट्स के थ्रू भाई अगर कोई बच्चा रेस में जीता है तो कितने पॉइंट्स से जीता है, कितने सेकंड में जीता है, कोई मार्क्स की बात हो रही है, जहां भी नंबर्स की बात होगी वहां मेजरमेंट की बात होगी। असेसमेंट में कलेक्टिव डेटा कलेक्शन जरूरी नहीं है वो हमेशा नंबर्स वाला ही हो। आप बच्चे के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसके विचार के बारे में, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमेशा जरूरी नहीं असेसमेंट में नंबर ही इंक्लूड हो। आईक्यू मेजरमेंट का तरीका है एक तरह से, वो मेजरमेंट में ही आएगा क्योंकि नंबर्स में जहां भी बात आ जा रही है वो आईक्यू की बात हो रही है। ठीक है। टाइप्स की जब हम बात करते हैं कि असेसमेंट के टाइप्स, तो मुख्य रूप से हम 3 टाइप पढ़ते हैं, वैसे और भी होते हैं वो भी हम कर लेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन या अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम के साथ आकलन। ठीक है। फॉर लर्निंग मतलब लर्निंग प्रक्रिया चल रही है उसके लिए आकलन, उसके लिए टेस्ट आप ले रहे हैं ताकि आपको फीडबैक मिले और आप आगे अच्छी लर्निंग करा पाए। जैसे बीच में मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जब मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ और आपसे या कोई सवाल पूछ लिया कि कितना समझ आया, ये देखने के लिए कि अभी आगे इंप्रूवमेंट क्या करा सकते हैं, अभी लर्निंग प्रोसेस चल रही है। वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग है जब प्रक्रिया हो चुकी, आकलन की प्रक्रिया डन है, मतलब लास्ट में आपका जब फाइनल पेपर होगा, जब आप देने जाएंगे एग्जाम, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है कि लर्निंग हो गई, अब आकलन हो रहा है उसका। असेसमेंट एज लर्निंग है आप सेल्फ असेसमेंट खुद का कैसे कर रहे हैं, खुद से मॉक टेस्ट लगा ले रहे हैं, बता रहे हैं जी 70 नंबर आ रहे हैं, कोई कह रहा है इतने आ रहे हैं। ठीक है ना, करा देंगे राज, चल जाएगा राहुल। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग। एक इन लर्निंग भी होता है, वो इंक्लूडेड होता है प्रक्रिया में। आप इसको देख सकते हो ऐसे, या यहीं पे लिख लेते हैं कि जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसमें टीचर इन्वॉल्व होता है, ऑफ लर्निंग में भी टीचर इन्वॉल्व होता है ना। और जो आपका एज लर्निंग है ये बच्चे का सेल्फ असेसमेंट है या पीयर असेसमेंट है, वो खुद का आकलन कैसे करता है या उसके दोस्त उसका आकलन कैसे करते हैं, है ना। खुद को आप कितने नंबर खुद से दे रहे हो, वो जो है एज लर्निंग का पार्ट आ जाएगा, मेजरली आपका सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, यहाँ टीचर होता है लेकिन ये एंड में होगा। अधिगम का आकलन एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ा चुके हो आप, ये ड्यूरिंग होगा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बीच बीच में आप क्लास टेस्ट ले लेते हैं, कोई सवाल पूछ लेते हैं बच्चे से, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है ये। जो आपके एफएज नहीं होते थे, FA1 FA2 40% वेटेज इसकी पहले रहती थी, तो FA फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन जिससे फीडबैक मिलेगा। तो ये फीडबैक के लिए है कि आपको पता चलेगा बच्चे के बारे में, ये जजमेंट के लिए कुछ हद तक। ये समेटिव असेसमेंट अभी हम पढ़ेंगे, समेटिव और ये क्या किस लिए होता है। तो ये कहानी है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग की। हो सकता है उदिता, पॉसिबिलिटी है। कौन सा बैच है बताओ। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग को जब हम इस तरह से देखेंगे, ये नोट्स में आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। एनेबल्स टीचर्स टू यूज इंफॉर्मेशन, टीचर्स को जो डेटा इकट्ठा किया है, सूचना मिली है उनको अबाउट स्टूडेंट्स, उसको यूज करने का मौका देता है फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग एंड हाउ टू इम्प्रूव। टीचर जो है फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि भाई तुम्हारी लर्निंग ऐसी है अभी इस स्तर पे, और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तुम ये कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, इस टॉपिक पर थोड़ा और काम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। एज लर्निंग में बच्चा खुद से मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस, आस्क क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस स्किल्स। खुद से प्रोग्रेस, खुद से मॉक टेस्ट दे रहे हो, खुद का आकलन कर रहे हो। किसी दोस्त को बोल दिया बेटा कि मतलब मैं इतना जो है मैं सुनाता हूँ तेरे को जितना मैंने याद किया है, जितना मुझे समझ आया है। रिफ्लेक्ट करना, चिंतन करना, अपनी ही लर्निंग को रिवाइज करना लर्निंग गोल्स के अकॉर्डिंग, है ना, कि भाई इतने % नंबर मुझे लेके आने, उस हिसाब से मैं कहाँ पहुंचा हूँ। एज लर्निंग है ये, खुद से करता है बच्चा। ऑफ लर्निंग जो है असिस्ट टीचर्स टू यूज एविडेंस, यहाँ पे एविडेंस मिल जाएगा, एक जजमेंट मिल जाएगा, इतने % नंबर आए फाइनल में। ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू असेस स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। टू असेस स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपने एक स्टैंडर्ड या पैमाना तय किया था, ये बोर्ड के एग्जाम है भाई, ये सीटेट का पेपर है, इतने % अगर आ गए तो आप पास या फेल का ये बता देगा या एविडेंस दे देगा आपको बच्चे की लर्निंग का कि ये देखो ये है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट।
तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो जब आप असेसमेंट एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, और अब वो भी बताएंगे भाई, है ना। जल्दी ही मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कराने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो डोंट वरी। वो चाहे सीटेट के लिए हो, आपको सबको वो जो है करने ही है क्वेश्चंस। असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो हमने 2-3 चीजें यहाँ सीखी हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे इंक्लूड तो किया ही होगा। फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, नहीं नहीं, आ जाओ वापस आ जाओ। तो असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, क्लास टेस्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, है ना। सीखने के लिए आकलन अभी सिखाया जाएगा, अगर आप गलती भी करेंगे तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, फीडबैक के लिए है। ये क्लास टेस्ट ले लिया, फिर क्लास टेस्ट नंबर कम आ रहे हैं, टीचर अच्छे से समझाएंगे उस टॉपिक को, आपको पता लगेगा कहाँ कमी रह गई है। सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो ये होता है फीडबैक के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। कहाँ इम्प्रूव कराया जा सकता है? इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट या फीडबैक के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर बाद में आएंगे, उससे पहले हम आएंगे असेसमेंट एज लर्निंग। ये तो बच्चा खुद का ही खुद से आकलन कर रहा है, सिंपल। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एविडेंस के लिए यूज हो रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के साथ है ये आकलन, साथ साथ बच्चा खुद का आकलन खुद ही कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है सीखने का आकलन, अब हो चुकी है लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद उसका आकलन आप कर रहे हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी ये अचीवमेंट कितना हुआ गोल्स का, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे कि भाई बच्चा इस क्लास में ये सीख पाएगा, वो अचीव हो पाए कि नहीं हो पाए, है ना। ये एक तरह से आपका एविडेंस की तरह यूज किया जाता है या जजमेंट की तरह यूज किया जाता है। हालांकि हम जजमेंट वर्ड बहुत ज्यादा यूज करने से बचते हैं, है ना, कि इतने परसेंट नंबर आए साल के अंत में, इससे पता लग रहा है कि एविडेंस है कि जो लर्निंग गोल सेट हुए थे वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं। कहाँ हो गया भाई बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में? हाँ, ठीक है, जेरी बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो न्यूज़ नहीं देख रही हूँ। चलिए, तो ये कहानियां अब फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट जो है थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मेटिव और सबमेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव को हम रचनात्मक आकलन कहते हैं, फॉर्मेटिव को हम रचनात्मक, और सबमेटिव को हम योगात्मक आकलन कहते हैं, योगात्मक आकलन कहते हैं। तो फॉर्मेटिव और सबमेटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हो, बट अगर आप एडमिशन नहीं दोगे टेस्ट के बेस पे, वो उसका पार्ट है नहीं, वैसे वो एक अलग क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरियन टेस्ट है ना, कि आप एडमिशन के लिए टेस्ट ले रहे हो। हुआ मैम, बॉम्ब ब्लास्ट कह रहे हैं अजमल, कौन सी जगह ये बताओ। हाँ जल्दी कराएंगे दिव्या। होना चाहिए यार उदिता, मैं आज ही देख के बताती हूँ, रेड फोर्ट पे, ओ पास में ही है। दुख की बात है यार ये तो फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन, सबमेटिव यानी योगात्मक आकलन। हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस, यानी बच्चों को सीखने और प्रैक्टिस करने में मदद देता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन। ये जो एफ हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, ये सब आपके क्विज टेस्ट हो रहे हैं, जो पेन पेपर पे बहुत ज्यादा ये फोकस्ड नहीं होता, बच्चे के बारे में जानने के लिए जो है ये फोकस्ड है। थी लाल किला, अच्छा चलो देखूंगी यार, क्लास के बाद देखेंगे, जब तक जीवित हैं तब तक तो पढ़ ही लेते हैं। व्हेन मतलब कब होता है, क्यों होता है, और हाउ कैसे होता है, ये हम दोनों के केस में चर्चा करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस, कब? थ्रू आउट द कोर्स,
ये ड्यूरिंग द कोर्स चलता रहता है, जैसे मैंने बताया, कभी क्लास टेस्ट, कभी मॉक, कभी क्विज, कभी कुछ। बड़ी बुरी बात है यार। चलो अभी आ जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट से वापस यहाँ पे, करेंगे बात उस पे, मतलब सब न्यूज में देख ही लेंगे बाद में। 8 मौत, पता नहीं क्यों लोग हेटरेट फैलाने में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट द कोर्स ये चलता रहता है, कोर्स के दौरान आपके जैसे बीच बीच में कोई क्वेश्चन करा दिया मैंने, चैप्टर के बीच में कोई क्वेश्चन करा दिया, ये फॉर्मेटिव का हिस्सा है। होता क्यों है, तो कब होता है, तो थ्रू आउट चलता रहता है। आइडेंटिफाई गैप्स एंड इंप्रूव लर्निंग। गैप कहाँ रह गया है, लर्निंग को कैसे इंप्रूव कराना है, इसका उद्देश्य पर्पस जो है वो ये है। ठीक है, सबकी भूमिका है भाई एवोल्यूशन, एवोल्यूशन नहीं इवेल्युएशन, एवोल्यूशन इज डिफरेंट। वाया अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स। कैसे होता है, वो अप्रोचेस, वो तरीके अपना के जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की नीड्स को बता पाए। बात सही है। मंजुलिका कह रहे हैं इग्नोर कर रहे हो आप मेरे मैसेज, भाई बहुत लोगों के हो जाते हैं, ध्यान नहीं जाता है। आपको डर नहीं लग रहा, डर क्या है अंजुलिका, जिस दिन मौत आएगी तो आप और मैं क्या कर लेंगे, आएगी कह लो, किसी भी फैक्टर से मान लो, तो वो अब ठीक रहती है लाइफ उससे, मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, हमारे हाथ में बहुत लिमिटेड चीजें हैं। आप जो कर सकते हैं कंट्रोल, उस पर आप फोकस करिए, बाकी आपके हाथ में है ही नहीं चीजें, है ना। तो वाया अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स, और एक दिन तो सबको जाना ही है, मतलब जब तक हैं तब तक तो जो करना है वो करेंगे ही। हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन, व्हेन मतलब कब किया जाता है ये, साल भर या थ्रू आउट द कोर्स। फॉर्मेटिव या रचनात्मक आकलन क्यों किया जाता है, बच्चों के गैप या इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए। हाउ, जो भी अप्रोचेस बच्चे की स्पेसिफिक लर्निंग को सपोर्ट करें, कोई एक्टिविटी करा के, ओरल टेस्ट लेके, कोई क्विज करा के, जो जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, है ना। हाउ का मतलब है कैसे करते हैं, तो क्विज टेस्ट के माध्यम से, जो भी स्पेसिफिक स्टूडेंट की नीड है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स के लिए आप करा रहे हो तो उसमें अलग तरह से करा सकते हो, है ना। क्विज हो सकता है, मॉक टेस्ट हो सकता है, बेसिक कोई भी एक्टिविटी करा के ही लिया जाता है। जनरली पेन पेपर का बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं होता, या हम कह सकते हैं बहुत हार्डकोर वो वाला नहीं है, जैसे होता है जनरली इसमें सबमेटिव में। सबमेटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैन, भाई ये कब होता है सबमेटिव आकलन, इसकी जो परसेंटेज रहती है सीसीई में वो 40%, जैसे आप FA1 FA2 FA3 FA4 देखते थे, ठीक है। वो हालांकि पेन पेपर पे ही जनरली स्कूल में होते हैं, ठीक है। परमाणु ठीक है जी, हाफ ईयरली और ईयरली को हम सबमेटिव में देखते हैं जनरली, ठीक है। तो योगात्मक आकलन की जब आप बात करें तो असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये क्या असेस करता है, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी, प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी इससे, कि एफए में इतने नंबर आए भाई, देख लो अब आगे हाफ ईयरली और ईयरली में ठीक आए, उसको इंप्रूव कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे 4 चैप्टर ठीक नहीं हुए, जब 14 आएंगे अगर ईयरली में, तो वो कैसे होंगे, फीडबैक फीडबैक मिल जाएगा। तो ये असेस करता है परफॉर्मेंस कैसी हुई, ये बताता है कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये तो एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए ये बताएगा, कि क्या आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आया, ये बताएगा, आपका ये एविडेंस बताएगा। व्हेन मतलब कब, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जो इंस्ट्रक्शनल पीरियड है जब खत्म होगा, तब जो है आपका सबमेटिव आकलन किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी ईयर एंड हुआ, हाफ ईयरली टर्म एंड हुआ, टर्म एंड एग्जाम हुए, ईयर एंड एग्जाम हुए, ये एंड में होता है जब इंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ऑफ, तभी तो ये असेसमेंट ऑफ का उदाहरण है ना, वो फॉर का उदाहरण है, या एस भी उसी में आ जाएगा। वाई, कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज स्किल और प्रोफिशिएंसी, किस हद तक दक्षता हासिल कर पाया, कैसे लेते हैं, वाया एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट्स और क्यूमुलेटिव असेसमेंट, लगातार या तो आपने जोड़ के रखा और लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि ये साल भर इसने किया तो इसका ये कंक्लूजन है, या फिर एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपने लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस, आपने पेपर पेंसिल टेस्ट, ये सब करा के जो है आकलन लिया, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। ये पेपर पेंसिल पे होगा और वो आपका एक्टिविटी या क्विज वगैरह के माध्यम से। इतनी बात क्लियर है। हाँ, वीकली टेस्ट फॉर्मेटिव का ही उदाहरण है, इवन FA1 FA2 जो है वो भी फॉर्मेटिव का ही उदाहरण है। अब एक अच्छा टेस्ट के क्या गुण होते हैं वो पहचानने हैं हमें। ओ गॉड सॉरी। ठीक है। हम्म। ब्रदर जरूरत नहीं है आपको उसकी, ठीक है। हैं?
कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है क्या कि पढ़ाई छोड़ दो? कौन कह रहा है भाई? अगर हम बात करें इसकी, जो आप कह रहे हो, अनु कह रही है डिप्रेशन की मेडिसिन रोज ही, नींद नहीं आती, बहुत भयंकर डिप्रेशन है। डॉक्टर तो कहते हैं आप पढ़ाई छोड़ दो, आपकी हालत ठीक नहीं है। अनु पढ़ाई हो पा रही है तो करो। देखो कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपको, बट स्ट्रेस है कहीं से तो आया होगा ना, ये कुछ तो रीजन होगा। उसको देखो, उसको कैसे ठीक कर सकते हो। और अगर वो पढ़ाई से सॉल्व होता है तो पढ़ाई करो फिर, अगर कर सकते हो तो करो, है ना। अगर स्ट्रेस उसी से हो रहा है तो फिर कुछ और सोचो जीवन में, कि मतलब सारा कुछ कारण ही वो बन गया है तो। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं ये सब चीज़ें, डॉक्टर भी चेंज करके देख सकते हो, काउंसलर के पास जा सकते हो, वहां से ज़्यादा कुछ निकल के आएगा कई बार। एनीवे, डायग्नोस्टिक डायग्नोज 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 करने में आप जनरली फॉर का भी यूज करते हो। इवेल्युएशन में सब कुछ ही आ जाएगा, वो जो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टेस्ट है वो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक अच्छे टेस्ट के क्या गुण होते हैं वो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, व्हाट इज अ गुड टेस्ट? अच्छे परीक्षण के गुण, अच्छे परीक्षण के गुण क्या होते हैं भाई? वैलिडिटी, यानी वैधता पाई जाती है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता पाई जाती है। और ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। ये तीन गुण आपको एक अच्छे टेस्ट में, एक स्टैंडर्ड टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्या है ये फटाफट से समझते हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड या टीचर टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड या फिर टीचर मेड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण और अमानकीकृत कह लीजिए आप इसको, शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण ये भी कह सकते हो, शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, परीक्षण। ठीक है? हाँ, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो नहीं, लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है भाई ज्योति, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, परिवार ही क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है आपकी जीवन बात आ रही है, किसी को भी छोड़ दो भाई। बहुत ही बढ़िया ज्योति, बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्योंकि हमें ये तो बचपन से सिखाया जाता है, निभाओ, फलाना करो, ये करो, ये तो आपको सब नहीं पढ़ाया है। इसका एक ऑपोजिट भी ट्रू है, कि अगर स्थिति इतनी खराब है, इतना, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है निभाना टाइप्स, तो अगर वो काम नहीं कर पा रही और दिक्कत में ही है तो फिर तो दुनिया छोड़ दो भाई, खुद को, खुद का जीवन बचा लो बस। वो बहुत जरूरी है। अंत में तो वही है, आप आपके साथ आपका रहना बहुत जरूरी है। प्रीत कह रहे हैं हम तो नींद से परेशान है, नींद आ जाती है कहीं भी। अब देखिए बस, यही है जीवन, जिस चीज से एक व्यक्ति परेशान होता है दूसरे के लिए वही सपना हो जाता है ना। कई लोग काम से परेशान होते हैं, मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कई बार, है ना, परेशान नहीं हूँ बट हाँ व्यस्तता रहती है। और जिनके पास काम नहीं है वो बेरोजगारी से परेशान है। ये जीवन है, बैलेंस चाहिए ना आपको हर चीज का। देखिए, टीचर मेड टेस्ट या नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो हैं जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए नहीं बन रहे हैं, एक स्पेसिफिक क्लास टेस्ट हो गया आपका, जैसे एफएज हो गए आपके। लेकिन जो ईयरली टेस्ट है, जो बोर्ड बना रहा है, सीबीएसई बनाए, डीट प्लस भी बनाए, सीटेट बनाए, ईएमआरएस बनाए, जो लाखों लोगों के लिए हो रहा है, यूपीएससी बना रहा है, यूजीसी नेट बना रहा है, वो जो है आपका, छोड़ो फिर ज्योति, शादी से दुखी हो शादी छोड़ो, या समाधान निकालो। थोड़ा बहुत दुख सही है, जब अपार होने लगे तो फिर छोड़ो। खैर ये काउंसलिंग बंद करते हैं और पढ़ लेते हैं।
ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में 3 गुण जरूर पाए मिलेंगे आपको। वैलिड होगा, वैलिडिटी का गुण, वैधता, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। टीचर में टेस्ट जो है वो, इसीलिए मैं बहुत बार कहती हूँ कि आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये देख लीजिए कि वो प्रीवियस ईयर हैं कि किसी के द्वारा बनाए गए हैं। अगर वो प्रीवियस ईयर हैं तो वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ज्यादा काम के हैं, क्योंकि पेपर में लगभग हर एक एग्जाम में 60-70% प्रीवियस ईयर पेपर ही आता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके, क्योंकि सिलेबस वही है। ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे टीचर में टेस्ट या किसी ने भी अगर मॉक टेस्ट बना दिए हैं, टीम ने बना दिए हैं, वॉट, वो उसमें जरूरी नहीं है कि उतनी वैलिडिटी, उतनी रिलायबिलिटी, उतनी ऑब्जेक्टिविटी पाई जाए, क्योंकि वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बने नहीं है, एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाए हैं अगर मैं कहूँ तो। क्लास में रैंडम ओरल टेस्ट ये सब क्या है आपके, ठीक है प्रियंका, बढ़ जाएंगे अभी, तो वो आपके कहलाते हैं ये शिक्षक निर्मित परीक्षण या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड और टीचर मेड टेस्ट। बात सही है। तो आते हैं अब एक अच्छे टेस्ट के गुण या एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के गुण अगर आप देखेंगे तो वो वैलिड होता है, यानी वैधता पाई जाती है। डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। तो पहला गुण वैलिडिटी, पहला गुण क्या है, वैलिडिटी, वैलिडिटी यानी वैधता, वैधता। ठीक है, वैलिडिटी मतलब वैधता कि डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। भाई सीटेट का टेस्ट है या टीचिंग एग्जाम का पेपर है तो वो पेडागोजी पूछता है कि नहीं पूछता है, तो सीटेट से संबंधित सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, यूपीएससी के सवाल तो नहीं पूछने लग गया। अगर सीटेट का पेपर यूपीएससी के सवाल पूछ रहा है तो वो वैलिड नहीं है, फिर वो क्या है, वैलिड नहीं है वो टेस्ट। अगर पेपर जो है ऐसा पूछा जा रहा है जो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस को फुलफिल ही नहीं करता, व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। लाइट है जलने के लिए बनाई गई है और जल ही नहीं रही, वैलिड नहीं है। ठीक है, क्या है, वैलिड नहीं है। बढ़ा लेंगे गौरव। पेन है लिखने के लिए बनाया गया, लिख ही नहीं पाता, बाकी बहुत सुंदर है, क्या करें फिर इसका, वैलिड ही नहीं है। टीचर है पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है, पढ़ाता ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है ना। तो ये मेरे साथ कई बार होता था कि जब काम चल रहा था इंटीरियर का, ये नए वाले घर में, तो कुछ हुआ, मान लो लाइट है या कुछ है, तो कई बार लोग बहाने करना चाहते हैं। मतलब मैं बहुत उदार व्यक्ति हूँ मेरी नज़र में तो, और ऑब्जेक्टिवली भी जितना मैं असेस कर पाई हूँ। स्पेशली जो लोग स्टाफ हुआ, मेरा स्टाफ मेरे साथ खुश रहता है, बहुत सारे लोग जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी जहाँ भी हो सकता है कि मैं पोजीशन ऑफ पावर में हूँ थोड़ी भी, तो मेरा व्यवहार ठीक रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, रहता होगा। तो अगर उसके बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बहाने ही, वो काम करना ही नहीं चाहते, मतलब वो उनको कोई काम परफेक्टली करके ही नहीं देना, और मेरे अंदर थोड़ा सा परफेक्शनिज्म का भी कीड़ा है। तो वो कोई और तीसरा बहाना चलाएंगे, लाइट है मैम ये तो जलती ही नहीं है फलाने। मैंने कहा, भाई फिर ये लाइट क्यों है, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाना नहीं जानती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ। तो वैलिडिटी नहीं है ना। भाई जो काम कुर्सी बैठने के लिए बनाई गई है, बैठ के ही कंफर्ट नहीं दे रही, क्या करूं फिर इस कुर्सी का, भाई क्यों बनाई है, वैलिडिटी नहीं है। लाइट है, आप अगर देखेंगे एक ट्यूबलाइट भी आप बाहर से खरीद के लाएंगे तो उस पर लिखा होता है वैलिड, टेस्टेड, मतलब जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वो पर्पस फुलफिल करती है। फोन है बहुत सुंदर है, गाने बजाता है, कैमरा से फोटो खींचता है, सारे काम करता है, बस कॉल नहीं लगती, तो ये क्या है, वैलिड नहीं है। फिर वैलिडिटी की कमी है। तो जो चीज जिस पर्पस के लिए बनाई गई है उस पर्पस को फुलफिल अगर नहीं करती है तो वैलिड नहीं है। ठीक है ना, हाँ अंजलि। तो वैलिडिटी का मतलब है जिस पर्पस के लिए, व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, डज इट मेजर, यानी डज टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी जो मेजर करने के लिए बनाया गया है वो मेजर करता है ये टेस्ट या नहीं, मुद्दा ये है। तो सीटेट का टेस्ट अगर पेडागोजी ही मेजर नहीं करेगा तो फिर क्या पर्पस रह गया। 10वीं क्लास के बच्चे के लिए पेपर बनाया गया था, 10वीं क्लास के सिलेबस से ही नहीं है, वैलिड नहीं है। तो जिस पर्पस के लिए जो चीज बनाई गई है वो फुलफिल करती है उस पर्पस को, उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाती है या नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, जैसे हमारी टीम में एक बार की बात है, रिकॉर्ड किया जो है पूरा इंटरव्यू एक, और आवाज ही नहीं है उसमें। तो भाई क्या करूं इसमें इंटरव्यू में जब आवाज ही नहीं है, वीडियो बनाई आपने, वीडियो ही नहीं है उसमें, तो पर्पस ही डिफीट हो गया पूरे काम का। तो कहानी ये है कि जिस पर्पस के लिए जो चीज बनाई गई है वो फुलफिल करती है कि नहीं, तो वैलिडिटी की बात है। अब बात आती है रिलायबिलिटी की, किसकी,
रिलायबिलिटी की। जिसको विश्वसनीयता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। ये क्या है भाई, देखते हैं। आर द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट? अगर आप किसी बच्चे की कॉपी 4 बार भी टेस्ट कराते हैं, रीचेकिंग पे भेज देते हैं, तो सेम रिजल्ट आते हैं यदि, तो इसका मतलब जो टेस्ट बनाया गया था वो रिलायबल था। आपका वो दोस्त जो आप जितनी बार कॉल करें, जितनी बार छोड़ दीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़ती है वो आपके काम आता है, तो इसका मतलब वो आपका रिलायबल दोस्त है। मानवी पूछ कह रहे हो तो बताओ। तो कहानी क्या है कि मतलब जो व्यक्ति हर बार कंसिस्टेंटली, जहां पे रिजल्ट कंसिस्टेंट है, यार इस व्यक्ति ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, मैं इस पर भरोसा करता हूं। कैसे? क्योंकि उसने तोड़ा नहीं है, कंसिस्टेंट है वो। ये आपको पता नहीं है, वॉट एवर। ठीक। तो कुल मिला के बात क्या है, रिलायबिलिटी मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। आपका वो दोस्त जो जरूरत पड़ने पे हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, आपको पता है ये 2 लोग हैं यार, इनको रात को 2 बजे भी कॉल करूंगी तो ये फोन उठाएंगे, या ये 2 लोग हैं जो मुझे रात को 4 बजे भी कॉल करेंगे तो मैं कॉल उठाऊंगी। रिलायबिलिटी है ना? जैसे मेरी मदर की मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, उनकी फोन उठाने की, हमारी जो पहली जनरेशन की फोन उठाने की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कोई फोन कर रहा है, जरूरी ही काम होगा। हमारी स्थिति ये हो गई है, मेरी तो स्पेशली थोड़ा सा फेम आने के बाद, कि इतने जहान, दुनिया जहान के लोगों के पास नंबर है कि कुछ हजार मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, और शायद मैं वो कभी ना देख पाऊं। अब कई लोग इसको ईगो कहें, कुछ और करें, बट मैं देख ही नहीं सकती भाई। मैं काम करूं, ये सब देखूं, और अंत तो है नहीं कोई। 4 लोग 4 तरीके के काम लेके आ जाते हैं। अगर लर्नर्स हैं तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से हो पाए तो भाई मैं कर दूं मदद, या जो भी मैं कर सकती हूँ। बट सब तक कैसे पहुंचेगा, एक ही व्यक्ति है, टाइम लिमिटेड है। हालत ये है कि मैं फोन ऑफ किए बिना सो नहीं सकती हूँ, बजता ही रहता है वो, है ना? तो लेकिन मेरी मदर के पास फ़ोन आता है आज भी, तो वो तुरंत उठाती हैं। तो उनकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा है फ़ोन उठाने की, कि वो जितनी बार आएगा फ़ोन वो उठाएँगी। बहुत रेयर होगा, नहीं तो तुरंत कॉल बैक करेंगी। तो वो रिलायबिलिटी है उनकी। तो वो टेस्ट जिसको जितनी भी बार आप मेज़र करा रहे हो, रीचेकिंग करा रहे हो, सेम रिज़ल्ट लेकर के आ रहा है। अलग-अलग एग्ज़ामिनर से टेस्ट करा लिया, सेम आता है रिज़ल्ट। तो रिलायबल टेस्ट कहलाएगा। तो आप सीटेट का पेपर अगर रीचेक करने भी भेजोगे तो वो आपकी मशीन चेक कर रही है, रिलायबिलिटी है, सेम ही रिज़ल्ट आएगा। कोई कह रहा है पीए रख लो, सब लोग हैं यार, ऑफिस में इतने लोग हैं, मैनेजर हैं, सब लोग तो हैं ही, लोगों की कमी कहाँ है? लेकिन एक लिमिट तक ही तो आप कर पाओगे रिस्पॉन्ड। ऑब्जेक्टिविटी क्या है भाई? ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, तीसरा गुण। कैन 2 और मोर पीपल एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स? 4 बच्चों का आपने टेस्ट लिया था, इन 4 बच्चों की बात हो अगर, कि कैन 2 और मोर पीपल एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एंड गेट सिमिलर रिजल्ट्स? सेम ग्रुप को चाहे टीचर ए चेक करे, चाहे टीचर बी चेक करे, रिजल्ट सेम आता है। यानी कई बार आपने पेपर में वो देखा होगा कि आपने क्या किया, एक बच्चा है जो बहुत बात कर रहा है बीच में, आपने उससे कॉपी ले ली और एक नई कॉपी दे दी। हमारे टाइम पे बहुत होता था कि एक काम करो आप, तुम फिर से लिखो। अगर तुम खुद से ही लिख रहे थे, चीटिंग नहीं कर रहे थे, पीछे नहीं देख रहे थे, तो खुद से लिख दो। अब अगर ये बच्चा सेम लिख पाता है जितना पुरानी कॉपी में लिखा था, जब ये बातें करते हुए लिख रहा था, पूछ पूछ के लिख रहा था, अगर ये सेम लिख पाता है, इसका मतलब वैलिडिटी हो गई। तो मतलब मल्टीपल टाइम भी सेम ग्रुप पे सेम नॉलेज के होते हुए अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट लिया जा रहा है, तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है ना? तो ये है कहानी। अब स्टैंडर्ड टेस्ट के 2 प्रकार होते हैं, एक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मानकीकृत परीक्षण के, स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण के। कोई कह रहा है फिर मैम कुछ पूछना हो तो आंटी के पास ही कॉल करनी पड़ेगी। नहीं, वो उनकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी जिस दिन मेरे जितनी जिस संख्या में फोन और मैसेज मुझे आते हैं उस संख्या में आने लग गए अगर, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना? वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उतने फोन उठा पाओ या उतने लोगों को जवाब दे पाओ या उतने लोगों के साथ वो डायरेक्टली संवाद में रहो। ठीक है ना? चलिए खैर, नॉर्म रेफरेंस एनआरटी और सीआरटी, इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। एनआरटी और सीआरटीज, इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये 2 टाइप हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के।
मानकीकृत परीक्षण की, इस पे चर्चा हम अलग से करेंगे। फिर स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे आपको बतानी होंगी, वो फिर हम कल करेंगे। डायग्नोस्टिक रेमेडियल इवैल्यूएशन क्या है, इसके बारे में कुछ विशेषताएँ, है ना? कुछ और भी टाइप्स हैं जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये वो, उस पे भी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोगों को जो है, कितनी फीस कम कराओगे यार वीना? ऑलरेडी बहुत कम फीस है भाई। रिलायबिलिटी है, सेम रिजल्ट आता है, बार-बार टेस्ट लेने पे भी, रीचेकिंग पे भी। वैलिडिटी है, 4 लोग भी सेम ग्रुप को अगर टेस्ट करें, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। लोगों के बदलने से चीज़ें नहीं बदल रही हैं। ठीक? तो कल मिलते हैं, और सेम टाइम पे इसको कंप्लीट करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है? कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें बतानी है, तो कल सीसी आपका हम खत्म कर लेंगे। कोई और इसके अलावा सवाल हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो आज मन जो है पूरा, और मेरा भी थोड़ा-सा है ही इस बात पे कि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की खबर की आप बात कर रहे हो, मैं भी जाके पहले वो देखती हूँ, और बहुत दिनों से जिम नहीं गई हूँ। आज तो यूट्यूब पे क्लास लूँगी नहीं, कल से जो है क्वेश्चंस कराऊँगी सीटेट के भी, बाकी लोगों के लिए भी। पता नहीं लगता इसमें अमित, पूरा डेटा होता है टीम के पास। काफ़ी लोग होते हैं, बट हज़ारों लोग होते हैं एक लाइव सेशन में, मतलब मल्टीपल ऑफ थाउज़ेंड्स। हाँ। रीचेकिंग में थोड़े बहुत नंबर बढ़े तब ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर आ गया कि बोर्ड का पेपर टेस्ट कराया, और आपका जो है पहले आ रहे थे 70, अब अचानक से 90 आ गए, 20 नंबर का अंतर आ गया। तो फिर गड़बड़ है आपकी रिलायबिलिटी में टेस्ट की। ठीक है? चलिए, टेक केयर, कल मिलते हैं। कोई और सवाल हो, किसी के मन में डाउट हो कि आपने जवाब नहीं दिया ये वो, तो आप पूछ सकते हो 2 मिनट लास्ट के, फिर हम खत्म करेंगे। रिफ्रेश करके चला लेना, हो जाएगा। हाँ, वही चल रहा है भाई, ईएमआरएस में पूछा हुआ है ये। ईएमआरएस तो ऑलमोस्ट खत्म मान लो, अब कुछ दिन की बात है, और कुछ वर्कशीट भी दे देंगे, डोंट वरी। चलिए, ठीक, टेक केयर। राहुल, ठीक है।